तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल गुलशान हॉरर पॉडकास्ट पर। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी शिकायत है आप सबसे। आप लोग सुनते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भूत पकड़ लेगा भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि अगला डर सीधा तुम्हारे मोबाइल में पहुंच जाए। और अब वक्त है हमारे 5 प्यारे दोस्तों के नाम लेने का जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था। पहला नाम है अभिषेक शर्मा जी हरिद्वार से, दूसरा नाम है रुबीना परवीन जी भोपाल से, तीसरा नाम है रवि ठाकुर जी हिमाचल से, चौथा नाम है नेहा सिंह जी लखनऊ से और पांचवा नाम है अंकिता मिश्रा जी कोलकाता से। और जिन प्यारे साथियों का नाम आज नहीं लिया जा सका उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही हमारी इस हॉरर फैमिली की असली ताकत हैं। रात का समय था। घड़ी ने जब 12 बजने का इशारा किया तब पूरा शहर लगभग सो चुका था। सड़कें सुनसान थीं, हवा ठंडी और भारी थी जैसे उसमें कुछ अनकहा छिपा हो। आसमान में धुंध फैली थी और उस धुंध के भीतर कहीं दूर से आती एक बस की घरघराहट सुनाई दे रही थी। वही पुरानी दिल्ली से मेरठ जाने वाली रात की आखिरी बस जिसका नंबर था DL1P 7423। ड्राइवर था रामू काका, 55 साल का बूढ़ा आदमी जो पिछले 30 सालों से इसी रूट पर बस चलाता आ रहा था। कंडक्टर था गुड्डू, 20-22 साल का एक चंचल लेकिन सीधा साधा लड़का। उस रात बस में सिर्फ 5 यात्री थे, बाकी सारी सीटें खाली। ऐसा अक्सर होता था, पर उस रात हवा में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। बस धीरे धीरे स्टेशन से निकली और कुछ ही देर में शहर की बत्तियां पीछे छूट गईं। सामने सिर्फ कोहरा था जो हेडलाइट की रोशनी में धुंधला सा चमक रहा था। गुड्डू टिकट काटने के बाद आखिरी सीट पर बैठ गया और आंखें बंद कर आराम करने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी बस के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा झोंका जो सभी खिड़कियां बंद होने के बावजूद महसूस हो रहा था। रामू काका ने शीशे में पीछे देखा, कुछ भी नजर नहीं आया, मगर पीछे की ओर सबसे पहली सीट पर एक परछाई उभर आई थी। एक औरत की परछाई। वो औरत लाल साड़ी में थी, उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा खिड़की की तरफ झुका हुआ था। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। गुड्डू की आंख अचानक खुली तो उसने उस औरत को देखा। उसे याद आया जब बस रवाना हुई थी तब तो बस में 5 ही यात्री थे और उनमें कोई औरत नहीं थी। उसने ड्राइवर से कहा, काका एक और यात्री चढ़ गया क्या? रामू ने कहा, नहीं बेटा, सबको तो मैंने देखा था, 5 लोग ही थे। गुड्डू कुछ कहने ही वाला था कि बस एक झटके से हिली जैसे किसी भारी चीज ने उस पर हाथ मारा हो। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए, बस रुक गई। बाहर अंधेरा था, कोहरा इतना घना कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। दोनों नीचे उतरे। सड़क पर किसी का नामो निशान नहीं था, मगर जमीन पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे कोई बेरफुट चलकर अभी अभी वहां से गुजरा हो। वो निशान सीधे बस की तरफ जा रहे थे। रामू और गुड्डू डर से एक दूसरे को देखने लगे। काका, ये किसके पांव के निशान हैं? अभी तो कोई नहीं था। गुड्डू की आवाज कांप रही थी। चुप रह बेटा, शायद किसी ने पास के खेत से रास्ता काटा होगा। रामू ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में भी डर साफ था। दोनों बस में वापस चढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, बस के भीतर की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, जबकि चाबी अभी तक रामू के हाथ में थी। गुड्डू ने डरते हुए पीछे देखा। उस पहली सीट पर फिर वही औरत बैठी थी। इस बार उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा धुएं में लिपटा हुआ था, मगर जो दिखाई दे रहा था उसने गुड्डू की रूह तक जमा दी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही न हों। उसके होंठ नीले थे और चेहरे पर अजीब सा जलने का निशान था। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे मुस्कुरा दी। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। रामू ने शीशे में देखा तो पीछे कुछ नहीं था, लेकिन गुड्डू ने साफ देखा, औरत वही थी। बस अब अपने आप चल रही थी। रामू ने ब्रेक दबाए, लेकिन बस नहीं रुकी। वो हिल गया। इंजन गरज रहा था, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। गुड्डू, उतर जा बेटा, ये बस अब हमारे बस की नहीं रही, रामू ने चिल्लाते हुए कहा।
लेकिन दरवाजा बंद था और खुल नहीं रहा था। उसी वक्त औरत उठी और धीरे धीरे बस के बीच वाले गलियारे में चलने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस एक ठंडी सरसराहट महसूस हो रही थी। बस में बैठे बाकी यात्री चुपचाप जैसे पत्थर बन चुके थे। किसी की आंखें झपक भी नहीं रही थीं। वो औरत रामू के पास पहुंची और उसके कंधे पर हाथ रखा। रामू की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांस जैसे रुक गई और फिर एक पल में वो स्टीयरिंग पर झुक गया, सिर नीचे लटक गया। बस तेज रफ्तार में आगे बढ़ती रही। गुड्डू ने डरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से जैसे कोई धुआं सा निकला जिसने गुड्डू को घेर लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटे बाद सुबह के 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे के किनारे एक बस खड़ी है। इंजन चालू था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सीटों पर बस कीचड़, राख और खून के निशान थे। बस नंबर था DL 1P7423। ड्राइवर की टोपी स्टीयरिंग पर पड़ी थी और पीछे की सीट पर एक पुराना लाल कपड़ा जो शायद किसी साड़ी का टुकड़ा था। रिपोर्ट में लिखा गया कि बस को 3 किलोमीटर दूर एक झील के पास खड़ा पाया गया। वहां किसी इंसान के कदमों के निशान नहीं थे, लेकिन मिट्टी में गीले पैरों की लकीरें बनी थीं, जो बस से निकलकर सीधे झील के भीतर जाती थीं और फिर अचानक गायब हो जाती थीं। उस दिन से उस रूट पर कोई ड्राइवर रात की ड्यूटी नहीं लेना चाहता था। कहा जाता है कि जब कोई देर रात उस हाईवे से गुजरता है तो उसे एक पुरानी बस दिखाई देती है जिसकी हेडलाइट्स धुंध में टिमटिमा रही होती हैं। अगर कोई गलती से उसके करीब चला जाए तो बस का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से किसी की आवाज आती है, आ जाओ, रास्ता लंबा है, सफर अधूरा न छोड़ो। जो लोग उस बस में सवार हुए वो कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे उन्होंने कहा कि उस बस में बैठते ही अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। इंजन की आवाज बंद, यात्रियों की सांसें थमी हुई। बस के शीशों से बाहर कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ धुंध और लाश जैसी खामोशी। फिर कुछ देर बाद पीछे से किसी की सांसों की आवाज आती है, और जब वे पलटकर देखते हैं तो एक लाल साड़ी में औरत ठीक उनके बगल में बैठी होती है, चेहरा उनकी तरफ घुमाकर मुस्कुराती हुई। उस रात के बाद कई दिन बीत गए। हाईवे के पास के गांवों में उस बस की चर्चा अब भी जोरों पर थी। लोग कहते थे कि उन्होंने रात के सन्नाटे में बस का इंजन चलते सुना है। कुछ ने दावा किया कि उन्हें दूर धुंध में उसकी हेडलाइट्स दिखी थीं, जो अचानक चमकती और फिर गायब हो जाती। पुलिस ने उस बस को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जब जांच दल सुबह पहुंचा तो बस गायब थी। वही पुरानी DL 1P7423 जो खुद चलती थी और खुद रुकती थी। लोगों का मानना था कि उस बस के अंदर अब भी उन आत्माओं का बसेरा है जो 5 साल पहले आग लगने के हादसे में मारे गए थे। मगर इस कहानी का असली डर वहीं से शुरू होता है, जहां इंसान उस रहस्य को समझने की कोशिश करता है जिसे समझना नहीं चाहिए। दिल्ली की एक पत्रकार रीमा अग्रवाल पिछले कई महीनों से इस तरह के मामलों की जांच कर रही थी। उसका झुकाव अलौकिक घटनाओं की तरफ था। उसे असली और झूठी कहानियों में फर्क करने का शौक था। जब उसे इस भूतिया बस की खबर मिली तो उसने तय किया कि वो खुद जाकर उस हकीकत का पता लगाएगी। उसने पुलिस से संपर्क किया, रिपोर्ट्स पढ़ी और पुराने हादसे के फाइल निकाले। फाइल में लिखा था कि 5 साल पहले मेरठ हाईवे पर एक बस में आग लगी थी। बस पूरी तरह जल गई थी और 12 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। एक औरत का शव उस हादसे के बाद कभी नहीं मिला। उसका नाम था सुनीता देवी, उम्र 35 साल, लाल साड़ी में लिपटी हुई। उस दिन वो अपने 10 साल के बेटे के साथ बस में सवार थी। बस में किसी ने बम रखा था और जब धमाका हुआ वो औरत अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसी आग में समा गई। किसी ने कहा कि उसने आखिरी बार अपने बच्चे का नाम पुकारा था, राजू, और फिर चीख सुनाई दी थी। उसके बाद से हर साल उसी दिन उसी रात हाईवे पर कोई न कोई हादसा होता रहा। कोई कार पेड़ से टकराती, कोई बाइक फिसल जाती, कभी किसी को बस दिखती जो फिर गायब हो जाती। रीमा ने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन, कैमरा और माइक उठाया और एक रात खुद उस हाईवे की ओर निकल पड़ी।
उसके साथ उसका असिस्टेंट करण भी था। दोनों की गाड़ी रात के करीब 11 बजे हाईवे पर पहुंची। चारों तरफ गहरी धुंध थी, सड़क खाली थी, जैसे दुनिया थम गई हो। दूर किसी खेत में कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। रीमा ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, मैं इस वक्त मेरठ हाईवे पर हूं। ये वही रास्ता है जहां पिछले कई सालों से रहस्यमयी हादसे हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक भूतिया बस यहां दिखाई देती है जो बिना ड्राइवर के चलती है। करण ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, मैडम, ये जगह अजीब लग रही है, हवा में कुछ भारीपन है। रीमा मुस्कुराई, डरने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ कहानियां हैं। रात के 12 बजने ही वाले थे कि अचानक सड़क पर हल्की सी रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे किसी बस की हेडलाइट सामने से आ रही हो, लेकिन हाईवे का वो हिस्सा बिल्कुल सुनसान था, कोई दूसरी गाड़ी नहीं। रीमा ने कैमरा उस दिशा में किया। धुंध के बीच कुछ चल रहा था। धीरे धीरे वो साफ हुआ। एक पुरानी टूटी फूटी बस जिसके शीशे धुंधले थे और इंजन की आवाज बेहद अजीब थी, जैसे किसी पुरानी चीज को जबरदस्ती जिंदा किया गया हो। बस बिल्कुल वही थी, DL 1P7423। करण के हाथ कांपने लगे। मैडम, ये वही बस है। रीमा ने कैमरा झूम किया। बस बिना ड्राइवर के चल रही थी। अंदर की लाइट मंद थी, लेकिन किसी आकृति की झलक दिख रही थी। बस धीरे धीरे उनके सामने आकर रुकी। रीमा की सांसें तेज हो गईं। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला। रीमा ने हिम्मत की और बस के अंदर कदम रखा। अंदर सन्नाटा था। सीटों पर जला हुआ कपड़ा और राख बिखरी थी। कुछ सीटों पर पुराने टिकट पड़े थे। बस के अंत तक पहुंचते हुए उसने कैमरा इधर उधर घुमाया, लेकिन सब खाली था। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिला। रीमा ने कैमरा नीचे किया और उसकी आंखें जम गईं। सामने की सीट पर एक लाल साड़ी में औरत बैठी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल खुले हुए। रीमा की आवाज फट गई, कौन है वहां? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा काला पड़ा था, आंखें सफेद और होंठ फटे हुए। उसने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? रीमा का शरीर कांप उठा। करण ने बाहर से आवाज दी, मैडम जल्दी बाहर आइए। लेकिन रीमा जैसे किसी जादू में बंध गई थी। उसने देखा कि उस औरत के आसपास हल्की नीली आग जल रही थी। बस के शीशों पर किसी ने अंदर से हाथ मारा, जैसे कई लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। वो सब आकृतियां धुंधली थीं, पर उनके चेहरे पर वही डर था जो मरने से पहले किसी की आंखों में होता है। रीमा ने खुद को संभालते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। करण बाहर खड़ा दरवाजे पर मारता रहा, मगर वो खुल नहीं रहा था। अंदर की हवा भारी होती जा रही थी। औरत अब उठ चुकी थी। उसने रीमा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम भी किसी को ढूंढने आई हो ना? रीमा का चेहरा डर से सख्त हो गया। वो कुछ कह नहीं पाई। औरत बोली, जो इस बस में बैठता है वो लौटकर नहीं जाता, सफर अधूरा नहीं छोड़ते। अचानक पूरी बस हिलने लगी, मानो किसी तूफान में फंस गई हो। रीमा ने किसी तरह अपने कैमरे से दरवाजे पर मारकर कांच तोड़ने की कोशिश की। एक आवाज गूंजी, निकालो मुझे, और उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। बाहर खड़ा करण जब तक दरवाजा खोल पाया, अंदर कोई नहीं था। बस खाली थी और रीमा गायब थी। कैमरा जमीन पर पड़ा था। उसने कैमरा उठाया तो स्क्रीन पर धुआं फैला हुआ था और उसमें वही औरत की परछाई दिखाई दी जो बस के पहले हादसे में मरी थी। वो मुस्कुरा रही थी और अचानक कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह पुलिस ने करण को बेहोश हालत में सड़क के किनारे पाया। उसके हाथ में वही कैमरा था। जब उन्होंने कैमरा चलाया तो उसमें रीमा की आखिरी आवाज रिकॉर्ड थी। उस रात की चीखें अब भी मेरठ हाईवे के आसमान में गूंजती हैं। रीमा अग्रवाल का लापता होना सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक संकेत था कि उस बस की कहानी अब खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है। शहर में हर कोई अब डरने लगा था कि कहीं वो बस फिर से सड़क पर ना दिखे। पुलिस ने उस जगह को ब्लैक जोन घोषित कर दिया था। रात में वहां किसी वाहन का जाना मना था, लेकिन डर की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान उससे जितना दूर भागता है उतना ही वो उसे अपनी ओर खींचता है। और अब वो डर लौट रहा था, एक नए चेहरे में, एक पुराने नाम के साथ, गुड्डू।
गुड्डू वही था जो पहले भाग में उस बस का कंडक्टर हुआ करता था। हादसे की रात वो किसी तरह जिंदा बच गया था, पर उसकी आंखों ने वो सब देखा था जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। उसने देखा था कि कैसे यात्रियों की चीखें बस की दीवारों में समा गईं, कैसे लाल साड़ी वाली औरत अपने बेटे को पुकारते हुए जलकर राख हो गई और कैसे बस के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। हादसे के बाद गुड्डू गांव लौट आया था, लेकिन उसका दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर रात को नींद में चिल्लाता, टिकट ले लो, सीट खाली है, और फिर अचानक चुप हो जाता। गांव वाले उसे पागल कहते थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बाकी किसी के पास नहीं था, उस बस की परछाई। 3 साल तक गुड्डू गांव के मंदिर के पास रहता रहा, काम नहीं करता, बस यूं ही लोगों से बात करता। पर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। किसी ने कहा कि वो फिर से हाईवे की ओर गया था। कुछ ने बताया कि उसने मंदिर के पुजारी से कहा था, अब बुलावा आया है, सफर अधूरा था, पूरा करने जा रहा हूं। और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं मिला, जब तक कि एक रात हाईवे के किनारे एक चाय वाले ने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे सड़क पार कर रहा है। उसके कपड़े मैले थे, आंखें धंसी हुई और हाथ में टिकट पंच करने की मशीन थी। वो आदमी गुड्डू था। चाय वाले ने डरते हुए पूछा, कौन हो भाई इस वक्त? गुड्डू ने बस इतना कहा, बस आने वाली है, जगह बनाओ। चाय वाला हक्का बक्का रह गया। रात के 12:30 बजे जब आसमान में सिर्फ हल्की धुंध तैर रही थी, तभी सड़क के उस पार से वही पुरानी बस दिखी, DL 1P7423। इंजन की अजीब घरघराहट, टूटी हुई खिड़कियां और नीली रोशनी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और वहीं रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वही ठंडी हवा का झोंका निकला। गुड्डू ने बिना कुछ बोले दरवाजे पर कदम रखा, जैसे कोई लौट रहा हो घर। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बस फिर चल पड़ी। चाय वाला जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अगले दिन पुलिस को बताया कि बस हवा में गायब हो गई थी। अगली सुबह हाईवे के पास एक पुलिस पेट्रोलिंग वैन को बस के टायरों के निशान मिले, लेकिन कोई बस नहीं। और उसी दिन शाम को पुलिस स्टेशन में फोन आया, एक नई दुर्घटना। एक ट्रक, एक कार और एक बाइक एक साथ टकराए थे और तीनों चालकों ने एक ही बात कही, हमने एक बस देखी थी जो हमारे सामने अचानक आई, लेकिन CCTV फुटेज में कुछ भी नहीं था। बस हवा में चलती थी, किसी दूसरे समय की तरह, जैसे किसी और दुनिया की परछाई। गुड्डू अब उस बस का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसका डर बाकी आत्माओं से अलग था। वो जिंदा था, या कम से कम उसे लगता था कि वो जिंदा है। बस के अंदर सब वैसा ही था, जले हुए सीटें, राख की गंध और लाल साड़ी वाली औरत जो पीछे की सीट पर बैठी थी। उसने धीरे से कहा, तू लौट आया। गुड्डू ने सिर झुकाया, मेरा काम अधूरा था, टिकट बंटवाने हैं। औरत मुस्कुराई, अब टिकट नहीं, आत्माएं बंटेंगी। तभी बाकी यात्रियों की परछाइयां उठने लगीं, उनकी आंखों से नीली लौ निकलने लगी। बस में फिर वही अजीब कंपन हुआ, जैसे किसी दूसरे लोक में जाने की तैयारी हो। हर बार जब बस सड़क पर आती, कोई न कोई मरता। अब इस बस में सवार लोगों का काम था उन आत्माओं को साथ ले जाना जिनका वक्त खत्म हो चुका था। गुड्डू अब मौत का कंडक्टर बन चुका था। उसके हाथ की मशीन अब टिकट नहीं काटती थी, बल्कि आत्माओं के नाम दर्ज करती थी। हर रात जब किसी की मौत होती, हाईवे पर एक अजीब हॉर्न की आवाज सुनाई देती और कहीं न कहीं किसी को वही बस दिखती। धीरे धीरे पूरा इलाका उस डर के साए में जीने लगा। लोग अब रात में हाईवे पर जाना छोड़ चुके थे। एक दिन एक मंदिर का पुजारी उसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सड़क पर कोई खड़ा है, वही गुड्डू, हाथ में लाल रजिस्टर लिए। उसने कहा, महाराज, अब आपका नाम भी लिख गया है। पुजारी घबरा गया, कौन सा नाम? गुड्डू ने रजिस्टर खोला, जिसमें एक पुराने कागज पर कई नाम लिखे थे, रीमा अग्रवाल, करण मल्होत्रा, सुनीता देवी और अब पुजारी का नाम। पुजारी भागा, लेकिन हवा में फिर वही इंजन की आवाज आई और बस उसके सामने प्रकट हुई। उसने दरवाजा खोला और अंदर से वही औरत की आवाज आई, सब सफर पर हैं, आ जाओ। अगले दिन पुजारी की लाश नाले में मिली। कोई चोट नहीं, बस चेहरे पर वही जला हुआ भाव, जैसे किसी ने आग की लपटें
उसकी आत्मा पर फेर दी हो। गांव वाले अब मान चुके थे कि वो बस किसी श्राप का नतीजा है। पुराने लोगों ने बताया कि हादसे से पहले उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर एक बड़ी गलती कर बैठे थे। उन्होंने लाल साड़ी वाली औरत और उसके बेटे को बस से नीचे उतरने से मना कर दिया था, जबकि किसी ने चेतावनी दी थी कि बस में बम है। वो हंसकर बोले थे, टिकट कटा है, सफर पूरा करना पड़ेगा। वही वाक्य अब हर बार गूंजता है जब कोई आत्मा उस बस के अंदर जाती है। सफर अधूरा नहीं छोड़ते। एक रात हाईवे के पास के गांव में एक बच्चे ने देखा कि बस उसके घर के बाहर खड़ी है। उसने खिड़की से झांका और देखा कि अंदर लोग बैठे हैं, पर सबके चेहरे काले पड़े हुए हैं। तभी एक हाथ बाहर आया और वहीं आवाज आई, राजू। बच्चे ने कहा, मैं राजू नहीं, मोनू हूं। लेकिन अगली सुबह वो बच्चा गायब था। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि उस जगह पहुंचा देते हैं जहां लौटना मुमकिन नहीं होता। मेरठ हाईवे अब ऐसा ही रास्ता बन चुका था। लोगों ने उसे श्रापित सड़क कहना शुरू कर दिया था। जो भी इस रास्ते पर आधी रात के बाद गुजरता या तो गायब हो जाता या सुबह उसकी लाश सड़क किनारे मिलती। आसपास के गांवों में बच्चों को डराने के लिए अब बस की कहानी सुनाई जाती थी। अगर देर रात सड़क पर निकले तो बस पकड़ लेगी। मगर ये कहानी अब सिर्फ डराने की नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुकी थी, क्योंकि पिछले 1 महीने में 5 हादसे हुए थे और हर बार लोगों ने वही पुरानी बस देखी थी, लाल लाइट्स के साथ, बिना ड्राइवर की, नीले धुएं में लिपटी हुई। शहर के अंदर अब भी कुछ लोग थे जो इन सबको अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक था विक्रम मेहता, जो पेशे से एक इंजीनियर था और हाईवे सर्वे टीम में काम करता था। सरकार ने उस हाईवे को दोबारा चौड़ा करने का प्रोजेक्ट शुरू किया था और विक्रम को उस प्रोजेक्ट का टेक्निकल हेड बनाया गया था। जब उसने फाइल खोली तो उसमें कई पुरानी रिपोर्ट्स थीं। DLP 7423 असामान्य दुर्घटना, रीमा अग्रवाल लापता, गुड्डू संदिग्ध मृत्यु। विक्रम ने फाइल बंद की और हंसकर कहा, लोगों की कल्पना बहुत तेज है, भूत प्रेत सब दिमाग की उपज है। उसे नहीं पता था कि अब वो खुद उस बस की अगली सवारी बनने जा रहा है। विक्रम अपने 2 साथियों के साथ हाईवे पर गया। रात के 8 बजे तक सर्वे का काम खत्म हो गया था, लेकिन उसने कहा कि रात में सिग्नल रिफ्लेक्टर चेक करने होंगे। उसके साथी बोले, सर, रात को यहाँ कोई नहीं रुकता। विक्रम मुस्कुराया, हम इंजीनियर हैं, पुजारी नहीं, हमें भूतों से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने काम शुरू किया। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर बादल छा गए थे। दूर से किसी ट्रक का हॉर्न सुनाई दे रहा था, लेकिन सड़क खाली थी। विक्रम ने टॉर्च से सड़क के किनारे निशान देखे, पुराने टायरों के निशान जो कहीं से शुरू होकर अचानक गायब हो जाते थे। उसने झुककर ध्यान से देखा, मिट्टी जैसे जली हुई थी और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी धातु के साथ कुछ सड़ गया हो। रात के 11 बजे जब वे काम खत्म कर रहे थे, तभी हवा अचानक तेज हो गई। चारों तरफ कोहरा फैलने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से 5 फीट आगे तक जा रही थी। उसके साथी ने कहा, सर, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी दूर से एक आवाज आई, बस के इंजन की। विक्रम ने सिर उठाया, कौन है वहां? आवाज और तेज हुई और धुंध के बीच से वही पुरानी बस उभरती दिखाई दी। उसका इंजन घर घर कर रहा था, लाइट्स बार बार झपक रही थीं और दरवाजा धीरे धीरे खुला। विक्रम के साथी भागने लगे, लेकिन विक्रम ठिठक गया। उसने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू की और बोला, चलो देखें ये असली है या नकली। उसने बस के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे की आदत में आईं, उसने देखा कि सीटों पर राख जमी हुई है। कुछ सीटें पिघली हुई लग रही थीं, जैसे किसी आग ने उन्हें निगल लिया हो। सामने की सीट पर एक टिकट पंच मशीन रखी थी, जिस पर खून के निशान थे। विक्रम ने धीरे से उसे उठाया और देखा कि मशीन में एक टिकट फंसा हुआ है। उस पर लिखा था, विक्रम मेहता, एक तरफा सफर। उसके हाथ कांप गए। उसने मशीन नीचे रखी और बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन जोर से गड़गड़ाया और बस अपने आप चलने लगी। विक्रम गिर पड़ा। उसने सीट पकड़ी
लेकिन अंदर का नजारा अब पूरी तरह बदल चुका था। हर सीट पर कोई ना कोई आकृति बैठी थी। सबके चेहरे धुंधले थे, आंखें सफेद। बीच की सीट पर लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। वो वही थी, सुनीता देवी। उसने धीरे से कहा, हर सफर का किराया देना पड़ता है। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, जो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते आग में जल गई और अब सबको अपने साथ ले जाती हूँ। बस के अंदर आवाजें गूंजने लगीं, टिकट ले लो, सफर पूरा करो, सफर पूरा करो। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां गुड्डू खड़ा था, हाथ में वही रजिस्टर लिए, मुस्कुराते हुए। सर, अब आपकी सीट पक्की हो गई है। बस अब तेजी से भागने लगी। खिड़कियों के बाहर अंधेरा घूम रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खत्म हो चुकी है, लेकिन बस चलती जा रही थी किसी अनदेखे रास्ते पर। विक्रम ने किसी तरह खिड़की से कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध थी और उसमें अनगिनत हाथ जो बस को खींच रहे थे। अंदर आवाज आई, यह हाईवे अब किसी इंसान का नहीं रहा, यह श्रापित है। विक्रम ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध थी और एक चेहरा बार बार उभर रहा था। वही औरत जो कह रही थी, मेरा बेटा अभी भी कहीं यहाँ है। अचानक बस रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर वही सड़क थी, लेकिन सब कुछ शांत था। विक्रम बाहर निकला और देखा कि उसके साथी कहीं नहीं थे। उसने पीछे मुड़कर देखा, बस गायब थी। उसने आसमान की ओर देखा और अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, तू भी अब इस हाईवे का हिस्सा है। तभी उसके पैर के नीचे सड़क की मिट्टी हिली, जैसे जमीन ने किसी को निगल लिया हो। विक्रम जमीन में धंसने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवा में गुम हो गई और फिर वहां कुछ नहीं था, बस सड़क, धुंध और सन्नाटा। सुबह जब पुलिस पहुंची, उन्हें सड़क पर कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ विक्रम का कैमरा। जब उन्होंने कैमरा चलाया, उसमें वीडियो चल रहा था। शुरुआत में बस की लाइटें दिख रही थीं, फिर बस के अंदर की तस्वीरें, राख, जले हुए टिकट और बीच में वही लाल साड़ी वाली औरत। आखिरी फ्रेम में विक्रम का चेहरा था, जो चीखते हुए कह रहा था, हाईवे जिंदा है, ये रास्ता सांस लेता है। और फिर स्क्रीन काली हो गई। उसके बाद से सरकार ने उस हिस्से को बंद कर दिया और वहां बड़े बोर्ड लगा दिए, यहां से आगे जाना मना है। रात के सन्नाटे में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसानी कान सुन तो लेते हैं, पर समझ नहीं पाते। वो बस हवा नहीं होती, वो किसी अधूरे सफर की गूंज होती है। मेरठ हाईवे पर अब वो गूंज स्थायी हो चुकी थी। पिछले 3 महीनों से उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। पुलिस चौकियां हटा ली गई थीं, लेकिन फिर भी रात के 12 बजते ही वहां कुछ चलता था। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया था कि जब वे पास से गुजरते हैं तो उनकी गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने दूर से एक बस देखी, जंग लगी हुई, धुंध में लिपटी, जिसकी हेडलाइट्स खून की तरह लाल थीं। अब उस बस को लोग मौत की मंजिल कहते थे। कहानी शुरू होती है अनिरुद्ध सिंह से, जो एक स्थानीय पत्रकार था। उसकी आदत थी कि वो हर अफवाह के पीछे की सच्चाई खोजता था। उसने मेरठ हाईवे के हादसों पर कई रिपोर्टें पढ़ी, लेकिन उसे एक बात अजीब लगी। हर लाश के पास एक पुराना टिकट मिला था, जिस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, सफर अधूरा नहीं छोड़ते। उसने तय किया कि वो इस हाईवे की सच्चाई जानकर रहेगा। शहर में लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन अनिरुद्ध को फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने कैमरा, माइक्रोफोन और नोटबुक के साथ उस रात हाईवे पर कदम रखा जब घड़ी ने 12 बजाए। हवा में अजीब सी ठंड थी, जैसे किसी ने पूरा वातावरण जमा दिया हो। सड़क के दोनों ओर की झाड़ियां स्थिर थीं, कोई हलचल नहीं। आसमान में बादल थे और बीच बीच में बिजली चमकती थी। अनिरुद्ध ने रिकॉर्डिंग चालू की। रात 12:07 मेरठ हाईवे के प्रतिबंधित हिस्से में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पहले दुर्घटनाएं हुई हैं, मैं अकेला हूँ, लेकिन ये मेरी आखिरी स्टोरी नहीं होगी। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सड़क पर आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि दूर एक बस खड़ी है, वही पुरानी बस। उसके ऊपर धूल और राख जमी थी, लेकिन इंजन जैसे अब भी गर्म था। दरवाजा आधा खुला हुआ था,
जैसे किसी को बुला रहा हो। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। बस के अंदर वही जानी पहचानी सड़ांत थी, पर इस बार कुछ अलग था। हर सीट पर किसी की परछाई थी। वो धुंधली थी, पर चेहरों का आकार साफ था। किसी के माथे पर जलन के निशान, किसी की आंखें सूखी और गहरी, जैसे मरकर भी न मरी हों। उसने कैमरा घुमाया तो उसकी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आया, बस एक सफेद धुंध। उसने कैमरा नीचे किया तो वही परछाइयां दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा सच को देखने से इनकार कर रहा हो। अचानक बस की लाइट्स झपकने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिरुद्ध चिल्लाया, कौन है वहां? तभी ड्राइवर की सीट पर कोई आकृति बैठी। चेहरा धुएं में छिपा था, पर आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने इंजन चालू किया और बस अपने आप चलने लगी। अनिरुद्ध गिर पड़ा, लेकिन खुद को संभालते हुए पीछे की सीट पर बैठ गया। बाहर का दृश्य अब बदल चुका था। सड़क गायब, पेड़ गायब, बस किसी अंधेरे कुएं की तरह नीचे जा रही थी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ राख और उड़ता धुआं। अचानक एक बच्चे की आवाज आई, माँ अब लौट चलें? अनिरुद्ध ने देखा, आखिरी सीट पर एक बच्चा बैठा था, झुलस चुका पर मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में वही औरत थी, लाल साड़ी वाली, जिसके चेहरे पर अब कोई पहचान नहीं बची थी। उसने अनिरुद्ध की ओर देखा और कहा, तुम सच्चाई ढूंढने आए हो ना? ये रही सच्चाई। उसने अपनी हथेली से खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर अनिरुद्ध ने देखा कि सड़क पर हादसे की झलकियां चल रही थीं। गुड्डू का गिरना, विक्रम का गायब होना, सुनीता देवी का चीखते हुए जलना। ये कोई सपना नहीं था, ये वो सब था जो इस सड़क ने देखा और अब बार बार दोहराती रही। ये हाईवे मर नहीं सकता, वो औरत बोली, क्योंकि इसमें हर आत्मा की आखिरी सांस कैद है। अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। बस की रफ्तार बढ़ने लगी। अनिरुद्ध ने अपने कैमरे को कसकर पकड़ा और दरवाजे की ओर भागा। उसने किक मारकर दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन बाहर जो दिखा उसने उसका दिल रोक दिया। बाहर सड़क नहीं थी, सिर्फ अनगिनत हाथ थे, राख से बने, जो हवा में तैर रहे थे और बस को थामे हुए थे। उसने उन हाथों को देखा और उनमें कई चेहरे पहचान लिए, विक्रम, गुड्डू और कुछ अनजान लोग जो कभी रिपोर्ट्स में सिर्फ नाम थे। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे स्वागत कर रहा हो। अनिरुद्ध ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी रिकॉर्डिंग मशीन अब भी चल रही थी। उसमें बस की आवाजें कैद हो रही थीं, इंजन की गर्जना, लोगों की फुसफुसाहटें, और बीच बीच में वो एक ही वाक्य, सफर अधूरा नहीं छोड़ते। बस अब किसी अंधेरी सुरंग से निकल रही थी। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि बस धीरे धीरे रुक रही है। दरवाजा खुला और बाहर नीला धुंध भरा हुआ था। उसने कदम रखा तो जमीन नरम थी, जैसे राख पर चल रहा हो। दूर कोई शहर जैसा दिख रहा था, लेकिन वो कोई असली जगह नहीं थी। सब कुछ धुंध में बना हुआ था, जैसे किसी ने मौत को भी आकार दे दिया हो। वहां कोई साउंड नहीं, कोई हवा नहीं, बस एक अजीब खामोशी जो कान फाड़ देने जैसी थी। तभी पीछे से आवाज आई, मौत की मंजिल में स्वागत है। उसने पलट कर देखा, बस की हर आत्मा अब बाहर खड़ी थी। सबकी आंखें सफेद थीं। लाल साड़ी वाली औरत उसके पास आई। यहाँ सबको उनका सफर पूरा करना होता है, जब तक कोई नया सफर शुरू न हो। अनिरुद्ध समझ गया कि वो अब लौट नहीं सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कैमरा ऑन रखा और सब रिकॉर्ड करने लगा। अगर कोई ये फुटेज देखे तो जान ले कि हाईवे जिंदा है। ये बस कहीं नहीं जाती, ये तुम्हें वहीं छोड़ती है जहां से डर शुरू हुआ था। उसने कैमरा अपने सामने रखा और आगे बढ़ा। धुंध के बीच एक बोर्ड दिखाई दिया, मौत की मंजिल, दूरी 0 किलोमीटर। उसने बोर्ड को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लगा, उसके शरीर से धुआं उठने लगा। वो पीछे हटा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रात का वो हिस्सा था जहां समय भी ठहर जाता है। घड़ी के कांटे जैसे थम चुके थे। चारों तरफ घना नीला धुंध था, जो हवा में तैरता नहीं बल्कि बहता हुआ महसूस होता था। यही वो जगह थी जहां मौत की मंजिल खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ और शुरू होता था। अनिरुद्ध का कैमरा अब भी बस की सीट पर रखा था। कैमरे की लाइट झपक रही थी, मानो कोई उसमें सांस ले रहा हो। बस के भीतर कोई नहीं था, फिर भी खिड़कियों के बाहर छायाएं घूम रही थीं। ड्राइवर की सीट खाली थी,
लेकिन इंजन बिना आवाज के चालू था। वो बस धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी अंधेरे में रास्ता खुद बना रही हो। कहानी अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां इंसान की समझ खत्म हो जाती है। बस हाईवे से आगे निकल चुकी थी, लेकिन सड़क अब मिट्टी की नहीं थी। नीचे किसी जली हुई धरती की तरह राख बिखरी थी और ऊपर आसमान नहीं बल्कि धुएं की परतें थीं। चारों ओर से किसी अदृश्य ताकत का शोर सुनाई देता था, जैसे अनगिनत आत्माएं कुछ कहना चाहती हों, पर कोई सुन नहीं पा रहा। बस के अंदर लगी घड़ी बार बार एक ही समय पर अटक जाती, रात 12:13। यही वह समय था जब पहली दुर्घटना हुई थी और शायद अब हर चीज उसी में अटकी थी। धीरे धीरे बस के भीतर रोशनी बढ़ने लगी, धुएं के बीच से आकृतियां उभरने लगीं। वे वही यात्री थे जो उस हाईवे पर मारे गए थे। सबके चेहरे झुलसे हुए, मगर आंखों में गहरी शांति थी, मानो वो किसी प्रतीक्षा में हों। तभी एक भारी आवाज गूंजी, अब सफर शुरू हुआ है। ये वही आवाज थी जो हर भाग में गूंजती रही थी, मगर अब पहली बार साफ सुनाई दी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। बस के आगे अब एक अंधेरी घाटी खुली थी, जहां रोशनी सिर्फ बस के भीतर से आ रही थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती, जमीन के नीचे से जलते हुए चेहरों की झलक मिलती। वो आत्माएं नहीं थीं, वो यादें थीं जो अपने शरीरों से अलग होकर इस अनजान जगह में भटक रही थीं। अनिरुद्ध, जो पिछली रात मौत की मंजिल में गायब हुआ था, अब बस की तीसरी सीट पर बैठा था। उसका चेहरा बदला हुआ था, पर उसकी आंखों में वही बेचैन खोज बाकी थी। उसने अपनी नोटबुक खोली जो जल चुकी थी, मगर उस पर कुछ शब्द खुद उभर रहे थे। सफर का अंत वहां है जहां डर शुरू हुआ था। उसने सिर उठाया तो देखा कि बस अब किसी सुरंग जैसी जगह में पहुंच चुकी थी। दीवारों पर किसी अज्ञात भाषा में शब्द उकेरे थे। हर शब्द के पीछे किसी आत्मा का चेहरा उभरता और गायब हो जाता, जैसे किसी ने इन शब्दों को अपनी मौत के बदले लिखा हो। बस रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर अजीब सी रोशनी थी, सफेद और नीली। अनिरुद्ध ने कदम रखा। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, हवा में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। वापस जाओ। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सामने एक पुराना पुल दिखाई दिया, जो कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म नहीं हो रहा था। नीचे गहराई में सिर्फ अंधेरा, हवा में राख की गंध और किसी के जलने की बू थी। पुल के दूसरी तरफ कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा था, कोई परछाई, कोई और बस शायद मौत की जुड़वां छाया। अनिरुद्ध ने पीछे देखा। बस अब खाली थी, लेकिन ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा था, पर उसकी आंखें जानी पहचानी लग रही थीं। वो वही औरत थी, लाल साड़ी में, जिसका श्राप इस हाईवे को जकड़े हुए था। उसने धीरे से कहा, अब तुम समझोगे कि ये बस क्यों चलती है। और बस ने अपने आप आगे बढ़ना शुरू किया। अनिरुद्ध ने भागकर वापस अंदर आना चाहा, मगर दरवाजा बंद हो गया। वो वहीं पुल के किनारे खड़ा रह गया। पुल के नीचे से आवाजें आने लगीं, किसी के हंसने की, किसी के रोने की, और बीच बीच में बच्चों की चीखें। उसने झांक कर नीचे देखा तो पाया कि वहां नीचे सड़क नहीं थी, बल्कि आत्माओं का समुद्र था जो उबल रहा था। हर आत्मा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आवाजें मिलकर सिर्फ एक ही धुन बना रही थीं, एक भयानक गुनगुनाहट जो इंसान की नसों में उतर जाती थी। अनिरुद्ध धीरे धीरे पुल पर आगे बढ़ा। उसके पीछे बस चलती रही। हवा में अब भी वो आवाज थी, सफर अधूरा नहीं छोड़ते। पुल के आखिर में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिस पर किसी ने खून से लिखा था, हाईवे के पार कोई नहीं जाता। उसने हाथ बढ़ाया तो दरवाजा खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन भीतर से किसी पुरानी बस की आवाज गूंज रही थी, जैसे इंजन चालू हो। वो अंदर चला गया। जैसे ही वो पार पहुंचा, उसके पीछे पुल गायब हो गया। अब बस और वो दोनों किसी दूसरी जगह में थे। वो जगह न नरक थी न स्वर्ग। वो कुछ ऐसा था जो किसी सीमा से परे था। वहां सड़कें थीं, लेकिन वो किसी मंजिल की ओर नहीं जाती। हर रास्ता खुद में लौट आता था। वहां कई बसें खड़ी थीं, जली हुई, टूटी हुई, लेकिन सबकी हेडलाइट्स जल रही थीं। हर बस में लोग बैठे थे, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ चीखते हुए, और सबसे अजीब बात यह कि हर बस का नंबर एक ही था, DL1P7423। अनिरुद्ध समझ गया कि यह हाईवे नहीं, बल्कि एक अनंत चक्र है,
जहां हर मौत एक नई बस को जन्म देती है। उसने पास जाकर एक बस का दरवाजा खोला। अंदर एक आदमी बैठा था, चेहरा अधजला, आंखें खाली। उसने कहा, तुम इंसान हो, यहां कैसे पहुंचे? अनिरुद्ध बोला, मैं जवाब ढूंढने आया हूं। आदमी ने हंसते हुए कहा, जवाब यहां नहीं मिलते, यहां सिर्फ सफर दोहराए जाते हैं। हर बार जब कोई इस हाईवे पर मरता है वो यहां आता है, और जो लौटना चाहता है उसे किसी और की जगह लेनी पड़ती है। अनिरुद्ध के माथे पर पसीना आ गया। उसने पूछा, क्या कोई लौटा है? आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहा। तभी आसमान में बिजली चमकी, धरती हिली। दूर कहीं से एक और बस आ रही थी। उसके इंजन की आवाज बाकी सबसे भारी थी। वो बस सीधी अनिरुद्ध की तरफ आ रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए। बस उसके सामने आकर रुकी और उसके दरवाजे से वही औरत उतरी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। हर डर की जड़ में एक कहानी छिपी होती है, और हर कहानी के भीतर एक दर्द जो किसी न किसी अन्याय की राख से जन्म लेता है। मेरठ हाईवे की इस बस की दहशत, जो अब मौत का पर्याय बन चुकी थी, उसकी शुरुआत किसी हादसे से नहीं, बल्कि एक इंसान की चीख से हुई थी। ये कहानी तब की है जब इस हाईवे का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था। तब वहां सिर्फ एक छोटा सा गांव था, नाम था चांदपुर। यह गांव बेहद शांत था, खेतों और आम के पेड़ों से घिरा हुआ। लेकिन गांव की शांति के भीतर भी कुछ था जो धीरे धीरे सड़ रहा था। वहां की पंचायत और जमींदारों ने अपनी लालच में कई लोगों की जमीन छीनी थी, जिनमें से एक थी एक औरत, रमा की। वही रमा जो आगे चलकर लाल साड़ी वाली औरत बनी। रमा साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर और दया दोनों जगाता था। उसका पति हरिदास बस ड्राइवर था। पुरानी दिल्ली से गांव तक चलने वाली उस बस का वही ड्राइवर था। उसका सपना था कि एक दिन अपनी खुद की बस खरीदे और अपने गांव का नाम चमकाए। लेकिन किस्मत ने उसे कुछ और ही लिख दिया था। जमींदार ने सड़क बनाने के बहाने उनकी जमीन छीन ली। रमा ने जब विरोध किया तो गांव के लोगों ने उसे पागल कह दिया, उसे ताने दिए, पत्थर मारे और कहा कि एक औरत होकर वो पुरुषों के फैसले को चुनौती नहीं दे सकती। उस दिन रमा की दुनिया टूट गई। शाम को जब उसका पति हरिदास काम से लौटा तो उसने देखा कि घर जला हुआ है, दीवारें काली पड़ चुकी थीं। रमा बीच आंगन में बैठी थी, उसका चेहरा राख से ढंका और उसकी गोद में उसका मरा हुआ बच्चा था। वो बच्चे को झुला रही थी जैसे वो अब भी जिंदा हो। हरिदास ने उसे झकझोरा, पर उसने बस एक वाक्य कहा, इन लोगों ने मेरे लाल को मार दिया। उस रात उसने कोई आंसू नहीं बहाया, बस चुप रही, और यही चुप्पी धीरे धीरे एक तूफान बन गई। कुछ दिनों बाद जमींदार ने गांव के रास्ते पर बस चलाने की अनुमति दे दी। पहली बस जो उस सड़क से गुजरी, उसका ड्राइवर था हरिदास। रमा उस बस के पीछे पीछे चली, लाल साड़ी पहने, जैसे किसी शव यात्रा का हिस्सा हो। जब बस पुल के पास पहुंची तभी अचानक जोरदार तूफान उठा। बस के पहिए फिसले और वो सीधे खाई में जा गिरी। कोई नहीं बचा, न हरिदास, न यात्री, न कंडक्टर। अगले दिन गांव के लोग वहां पहुंचे तो बस का मलबा धुआं दे रहा था, लेकिन रमा का कोई अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि उसने उसी रात पुल के नीचे खड़े होकर खुद को आग लगा ली थी और मरते वक्त उसने कहा था, तुम सबकी सड़क अब मेरी होगी, हर सफर में मैं चलूंगी जब तक न्याय न हो। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में हवा रुक जाती, खेतों में लाल धुंध छा जाती। कभी कभी लोग सुनते कि कोई बस चल रही है, पर सड़क पर कोई निशान नहीं होते। कई मजदूर जो उस सड़क के निर्माण में लगे थे बिना वजह मर गए। किसी के सिर में चोट, किसी का शरीर जल गया। पंचायत ने काम बंद कर दिया, पर जमींदार जिद्दी था। उसने कहा, कोई श्राप नहीं होता। उसने अपने आदमियों को रात में सड़क पर भेजा और सुबह वो सारे लोग गायब मिले। बस उनकी राख उड़ती हुई सड़क पर बिखरी थी। गांव के बुजुर्गों ने तब कहा कि रमा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पति, अपने बच्चे और अपनी जमीन सब कुछ खोया था। कुछ ने कहा कि उसने मौत से पहले भगवान को नहीं पुकारा, बल्कि उस सड़क को पुकारा जो उसकी बर्बादी की वजह बनी। उसने धरती से कहा था, अब तू ही मेरा घर है, तू ही मेरी कब्र।
शायद उसी क्षण वो धरती और वो औरत एक हो गई। उस दिन से लेकर आज तक जब भी उस सड़क पर कोई पहिया घूमता तो वो धरती हिल जाती, जैसे किसी के भीतर कोई जाग उठता। सालों बीत गए, हाईवे का नाम बदल गया, गांव भी अब नक्शे पर नहीं रहा, लेकिन सड़क अब भी वहीं थी। और कहते हैं कि जब उस पर पहली बार नई बस चली तो उसके इंजन ने अजीब आवाज की, जैसे किसी ने भीतर से फुसफुसाया हो। वही बस बाद में बनी DL 1P7423, वही नंबर जो हर बस के साथ जुड़ जाता था। कोई नहीं जानता था कि यह नंबर कैसे तय हुआ, पर जो भी इस बस को चलाता वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाता। हर ड्राइवर कहता कि कभी कभी वो ड्राइविंग सीट पर किसी और की परछाई देखता है, एक औरत की, लाल साड़ी में, जिसके बाल जमीन तक फैले होते हैं। एक रात हाईवे के नए निरीक्षक विनोद शर्मा ने तय किया कि वो इस भूतिया अफवाह की सच्चाई पता करेगा। उसने पूरी बस की जांच की, इंजन, सीटें, ब्रेक, सब कुछ ठीक था। मगर जब उसने ड्राइवर की सीट के नीचे देखा तो वहां राख के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने उठाया तो पाया एक टूटी हुई चूड़ी जो अब भी गर्म थी। उसके छूते ही बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर से इंजन शुरू हो गया, जबकि कोई ड्राइवर नहीं था। विनोद ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। बस हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। अगले दिन वो बस पुल के नीचे जली हुई मिली और विनोद का शरीर आधा राख आधा जिंदा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस एक ही शब्द दोहराता, रमा। लोगों ने तब पहली बार उस नाम को फिर से सुना। धीरे धीरे सब समझने लगे कि इस बस का श्राप सिर्फ एक औरत की आत्मा नहीं, बल्कि उस अन्याय की जड़ है जो इंसान ने धरती पर किया। वो सड़क सिर्फ रास्ता नहीं थी, वो रमा की देह थी, और जब भी कोई उस पर चला उसने उस औरत की याद को जगा दिया। शायद इसलिए हर सफर एक मौत में बदल जाता था और हर ड्राइवर, हर यात्री उसकी कहानी का हिस्सा बनता गया। कुछ लोगों ने उस श्राप को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने मंदिर बनाए, पूजा की, हवन करवाए, लेकिन हर बार रात में आग अपने आप बुझ जाती। पंडित कहते, इस श्राप को मिटाने के लिए किसी को उस बस में सवार होना होगा और आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन जो भी गया लौटा नहीं। कहते हैं कि रमा को अब इंसानी दया की जरूरत नहीं रही। वो अब खुद धरती की आवाज बन चुकी थी। उसकी आत्मा अब बस के इंजन की गूंज में है। कई साल बीत चुके थे उस रात को, जब लाल साड़ी वाली औरत का श्राप हाईवे की मिट्टी में समा गया था। अब मेरठ से दिल्ली जाने वाला वह रास्ता देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। चारों ओर बिजली के खंभे, पेट्रोल पंप और धुंध में लिपटी सड़क। लेकिन जो इस रास्ते को करीब से जानते थे वो कहते थे कि यह सड़क किसी दूसरी दुनिया का द्वार है। एक ऐसी दुनिया जहां हर सफर अधूरा है और हर ठिकाना एक कब्र बन चुका है। इस सड़क पर कभी एक पुराना बस डिपो हुआ करता था। नाम था अशोका ट्रांसपोर्ट डिपो। अब वो जगह पूरी तरह वीरान थी। टूटी बसें, जंग लगी छतें और हवा में गंध थी लोहे और राख की। कोई वहां जाता नहीं था, क्योंकि रात के समय वहां से आती आवाजें किसी सांस लेने वाले की नहीं लगती थीं, बल्कि किसी ठहरे हुए कैद दर्द की लगती थी। डिपो का चौकीदार था एक बूढ़ा आदमी, गंगाराम। उसने 40 साल इस जगह पर बिताए थे, जब यह जगह जिंदा थी, जब लोग यहाँ हंसते थे, बसें आती जाती थीं, ड्राइवर चाय पीते थे और रेडियो पर पुराने गाने बजते थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म था। गंगाराम अब अकेला था, पर उसने कभी यह जगह छोड़ी नहीं। उसे लगता था कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही है। कई बार उसने कोशिश की कि नौकरी छोड़ दे, लेकिन जब भी वह डिपो से बाहर जाता उसकी जेब में चाबियां अपने आप बजने लगती, जैसे कोई कह रहा हो, तू नहीं जा सकता। धीरे धीरे गंगाराम को महसूस होने लगा कि डिपो अब इंसानों का नहीं रहा। एक रात जब वो चौकी पर बैठा चाय पी रहा था, तभी उसे आवाज सुनाई दी, किसी बस के इंजन की। उसने सोचा कोई पुरानी गाड़ी स्टार्ट हो गई होगी, मगर जब उसने बाहर देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सामने खड़ी थी वही पुरानी बस, नंबर DL 1P7423, धुंध में लिपटी, लेकिन उसकी हेडलाइट्स चमक रही थीं, जैसे अभी अभी किसी ने उसे चलाया हो। गंगाराम धीरे धीरे आगे बढ़ा।
बस के दरवाजे खुले थे। उसने अंदर झांका पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ सीटों पर राख जमी थी और हवा में अजीब सी गर्माहट थी। वह पलटा ही था कि पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया। बस की हेडलाइट्स बंद हो गईं, लेकिन इंजन चालू था। गंगाराम ने चिल्लाने की कोशिश की, मगर आवाज गले में अटक गई। अचानक बस की सीटें हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन पर बैठने की कोशिश की हो। वह चारों तरफ देखने लगा और उसे महसूस हुआ कि वहां कोई है, या यूं कहो बहुत सारे हैं। नीले धुएं के बीच चेहरों के आकार बनने लगे, जो धीरे धीरे साफ हुए। वो सब इंसान थे, पर उनकी आंखें खाली थीं। कोई सिर झुकाए बैठा था, कोई खिड़की के पार देख रहा था। उनमें से एक ने उसकी तरफ देखा। वो बस मुस्कुराया और गंगाराम के कानों में बस यही शब्द गूंजे, हमारा डिपो यही है अब। बस अपने आप चलने लगी। गंगाराम अब बस में अकेला नहीं था। वो सब आत्माएं उसके आसपास थीं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, ड्राइवर, यात्री, जो कभी इस बस में सवार हुए थे और फिर लौटे नहीं। बस के बाहर का नजारा बदलने लगा। डिपो गायब हो गया। खेत, सड़क, रोशनी, सब कुछ काला पड़ गया। सिर्फ नीला धुआं था और एक लंबा, न खत्म होने वाला रास्ता। बस का इंजन किसी जानवर की तरह गरज रहा था। गंगाराम खिड़की से बाहर देखता तो उसे बस धुंध में चमकती परछाइयां दिखती, जो कभी किसी इंसान की, कभी किसी जानवर की होती। कुछ देर बाद बस रुक गई। दरवाजा खुला। गंगाराम बाहर उतरा तो पाया कि वो किसी पुराने डिपो जैसे स्थान पर था, लेकिन यह असली नहीं था। यह एक परछाई थी, आत्माओं का डिपो, जहां की हर बस आधी जली हुई थी, हर खिड़की टूटी और हर सीट पर कोई आत्मा बैठी थी जो बस किसी के इंतजार में थी। हवा में बस के टायरों की जली रबर की गंध थी। ऊपर आकाश में कोई चांद नहीं, सिर्फ लाल रोशनी जो धुएं में डूबी थी। दूर कहीं से किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो इस कहानी की शुरुआत से गूंजती आई थी। गंगाराम ने देखा, डिपो के बीचों बीच एक बड़ा बोर्ड था, वेलकम टू अशोक डिपो फॉर द डिपार्टेड। उसने बोर्ड को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके उंगलियों के आर पार चला गया, जैसे वो किसी भ्रम में हो। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, गंगाराम। वह मुड़ा तो देखा, लाल साड़ी में वही औरत खड़ी थी, रमा। उसकी आंखें अब क्रोध से भरी नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरी थकान थी, जैसे सदियों से किसी का इंतजार करते करते वह खुद समय बन गई हो। उसने धीरे से कहा, तू भी अब यहीं का हिस्सा है। यह डिपो उन सब का ठिकाना है जिन्हें इस बस ने निगल लिया। गंगाराम के पैरों में जैसे जान नहीं रही। उसने कहा, मैं तो बस चौकीदार हूं, मुझे क्यों? रमा ने जवाब दिया, क्योंकि तूने कभी यहाँ की आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश नहीं की। तूने देखा, सुना, पर चुप रहा। अब तू भी इस खामोशी का हिस्सा बन जाएगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया और नीला धुआं उसकी तरफ बढ़ने लगा। गंगाराम चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बस के इंजन में गुम हो गई। अगली सुबह डिपो में लोग आए तो चौकी खाली थी। चाय का गिलास गिरा हुआ था और एक पुरानी चाबियों की गुच्छी जमीन पर पड़ी थी। लेकिन उस रात जब किसी ने दूर से देखा तो लगा जैसे डिपो में बसें खुद ब खुद हिल रही हों। एक बस की खिड़की में किसी की परछाई थी, वो गंगाराम था, अब सदा के लिए उसी डिपो का एक हिस्सा बन चुका। कहते हैं कि अब हर आत्मा जो उस भूतिया बस में मारी जाती है, अंत में इसी आत्मा के डिपो में पहुंचती है। वहां उन्हें बैठाया जाता है, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। हर सीट पर कोई कहानी है, कोई दर्द है। कुछ आत्माएं अब भी बाहर देखती रहती हैं, उम्मीद में कि कोई उन्हें याद करेगा। लेकिन हर बार जब कोई नई बस हादसे में जलती है, उसकी राख की एक लकीर इस डिपो में जुड़ जाती है और एक नई आत्मा किसी सीट पर बैठ जाती है। इस डिपो की सबसे भयावह बात यह है कि वहां समय चलता नहीं, वहां दिन नहीं होता, रात नहीं होती, सिर्फ इंजन की गूंज, धुएं की गंध और लाल रोशनी। रात और धुंध का रिश्ता बड़ा पुराना है। दोनों मिल जाएं तो इंसान को उसकी परछाई तक पर शक होने लगता है। मेरठ हाईवे पर भी उस रात कुछ ऐसा ही माहौल था। ठंडी हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। सड़क पर सन्नाटा पसरा था, जैसे यह रास्ता अब किसी इंसान का नहीं रहा। पिछले कुछ हफ्तों से इस हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे थे।
हर हादसे की एक अजीब समानता थी। गाड़ियां टकरा जाती, ड्राइवर बेहोश मिलते, लेकिन मरने वालों की आंखें खुली रहती, जैसे उन्होंने मौत को नहीं कुछ और देखा हो। सरकार ने उस रास्ते को बंद करने का आदेश दिया था, पर ट्रक और बस ड्राइवरों की मजबूरी थी, उन्हें वही रास्ता पकड़ना पड़ता। उनमें से एक था बलवीर सिंह, जो 30 साल से ड्राइविंग कर रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसमें अभी भी हिम्मत थी। उसने सबकी चेतावनी अनसुनी कर दी। रात के 11 बजे उसने ट्रक स्टार्ट किया और अकेला निकल पड़ा। रास्ते पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ अपनी परछाइयां ऐसे डाल रहे थे जैसे किसी ने काले पर्दे लटका दिए हों। अचानक उसके ट्रक के आगे धुंध गाढ़ी हो गई। बलवीर ने हेडलाइट तेज की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखा। तभी उसे लगा कि सड़क के किनारे कुछ हिल रहा है। उसने ब्रेक लगाया और ध्यान से देखा। एक लाल साड़ी में औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। बलवीर के भीतर से ठंडी लहर दौड़ गई। उसने हॉर्न बजाया, पर औरत ने सर नहीं उठाया। वह धीरे धीरे पास गई और ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बोलना चाहती हो, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। बलवीर ने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। उसने डरते डरते कहा, माई, तू कौन है? रात को सड़क पर क्यों खड़ी है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। उसने कहा, बस आने वाली है, रास्ता खाली कर दो। बलवीर के पैरों के नीचे जमीन जैसे हिल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। धुंध के पार 2 रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी बस की हेडलाइट हो। वो रोशनी तेज होती गई, इतनी कि आंखें चौंधिया गईं। बलवीर समझ नहीं पाया कि ये कौन सी बस है, क्योंकि इस रास्ते पर कोई रूट खुला नहीं था। कुछ ही सेकंड में वो बस उसके सामने थी। नंबर प्लेट पर लिखा था DL 1P 7423। उसके कानों में जैसे सैकड़ों चीखें एक साथ गूंज उठी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन में धंस गए। बस उसके ठीक सामने रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से नीला धुआं निकला। बलवीर ने डर के मारे अपनी जेब से भगवान का ताबीज निकाला, मगर वह राख बन गया। उस बस के अंदर से कई परछाइयां बाहर झांक रही थीं। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, मगर आंखों में गड्ढे। उनमें से एक ने कहा, हमारा रास्ता तू रोक नहीं सकता। अगले ही पल वो बस आगे बढ़ी। बलवीर का शरीर कुछ पल के लिए रोशनी में डूबा और फिर गायब हो गया। ट्रक वहीं खड़ा रह गया, इंजन चालू, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं। सुबह जब पुलिस पहुंची तो ट्रक की सीट पर राख पड़ी थी और शीशे पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, बस गुजर गई। अधिकारियों ने जब सीसीटीवी देखा तो उसमें बस का कोई अता पता नहीं था। बस कुछ सेकंड के लिए हेडलाइट की चमक दिखी थी और उसके बाद कैमरा बंद हो गया था। लोगों ने कहना शुरू किया कि अब वो हाईवे मौत का हाईवे बन चुका है। जो रात में वहां जाता है वो लौट कर नहीं आता। दिन बीतते गए, लेकिन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उस बस को देखा है जो धुंध में दौड़ती है, मगर सड़क को छूती नहीं। कुछ का कहना था कि जब वो बस पास से गुजरती है तो घड़ी रुक जाती है, इंजन बंद हो जाता है और हवा ठहर जाती है। जो भी उस बस के सामने आता है उसकी आत्मा खिंचकर कहीं गायब हो जाती है। एक रिपोर्टर थी, रिया माथुर, जो इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहती थी। उसने अपनी टीम के साथ उस रात हाईवे पर जाने की ठानी। कैमरे लगे, वैन तैयार हुई और आधी रात को वो लोग रवाना हुए। शुरू में सब सामान्य था। सड़क सुनसान, हवा ठंडी, कैमरे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, तापमान गिरने लगा, विंडशील्ड पर धुंध जमने लगी। तभी रिया के कैमरे ने कुछ कैद किया, दूर बस की झलक। उन्होंने झूम किया और सबका चेहरा सफेद पड़ गया। वो वही बस थी, वही नंबर, वही लाल हेडलाइट। रिया ने वैन रोकने को कहा, पर ड्राइवर बोला कि ब्रेक काम नहीं कर रहे। बस करीब आ रही थी। रिया ने कैमरा नीचे रखा और बाहर झांका। बस अब बिल्कुल पास थी। उसने देखा कि अंदर बहुत से लोग बैठे हैं। सबके चेहरे जले हुए, लेकिन उनकी आंखें उससे मिल रही थीं। बस धीरे धीरे उनके बराबर आ गई। अचानक एक खिड़की खुली और एक हाथ बाहर निकला। राख से ढका हुआ
उंगलियों पर टूटी चूड़ियां। उस हाथ ने रिया का कैमरा पकड़ लिया। कैमरे की स्क्रीन फट गई और वैन के सारे उपकरण बंद हो गए। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगले दिन सड़क पर वैन मिली, पूरी राख से ढकी। किसी का शरीर नहीं, बस एक नोट पड़ा था। हम सब पहुंच गए अपने ठिकाने पर। पुलिस ने नोट को सबूत के तौर पर लिया, लेकिन कोई वैज्ञानिक वजह नहीं मिल सकी। कुछ अफसरों ने तो यहां तक कहा कि वो हाईवे अब किसी और दुनिया से जुड़ चुका है। हफ्तों बाद एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने उस रात रिया की वैन को देखा था। उसके पीछे पीछे एक बस चल रही थी, बिना ड्राइवर के, लेकिन उसने यह भी कहा कि बस के शीशे में उसे अपना ही चेहरा दिखा और तब से वो सो नहीं पा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि मौत का हाईवे अब जिंदा लोगों का रास्ता नहीं रहा, अब वो बस आत्माओं का मार्ग है, जहां हर सफर मौत से होकर गुजरता है। रात के समय जब हवा चलती है तो उस सड़क से इंजन की गूंज सुनाई देती है। रात और सन्नाटे का रिश्ता पुराना है, लेकिन उस रात का सन्नाटा कुछ और ही था। हाईवे पर ठंडी हवा नहीं, बल्कि मौत का सिहरन बह रहा था। पेड़ों की शाखें ऐसे कांप रही थीं जैसे किसी अनदेखे डर ने उन्हें छू लिया हो। दूर कहीं कोई कुत्ता लगातार भौंक रहा था और उसके बीच में आती थी एक अजीब सी गूंज, जैसे कोई पुरानी बस धीरे धीरे इंजन गरजाते हुए चल रही हो। लेकिन इस बार वह बस किसी राहगीर के लिए नहीं, बल्कि अपनी आखिरी सवारी लेने निकली थी। रमा की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसका चेहरा अब उस पहले वाली औरत जैसा नहीं रहा था जो कभी चुपचाप बस की पिछली सीट पर बैठा करती थी। अब उसकी आंखों में आग थी और शरीर से नीली लपटें उठ रही थीं। उसकी यादों में जलती हुई बस की वो चीखें अब भी गूंजती थीं। वो यात्री जो उस रात बस में मरे थे, वो ड्राइवर जो उसे छोड़कर भाग गया था, और वो लोग जिन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। अब सबका हिसाब बाकी था। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए तो हाईवे के हर सिरे से एक एक कर धुंध उठने लगी। सड़क की दरारों से जैसे कोई सांस ले रहा हो और हवा में जले रबर की गंध फैलने लगी। कुछ दूर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें इंस्पेक्टर अजय चौधरी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसे लगा शायद पास में कोई ट्रक जा रहा है, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि वह इंजन की आवाज नहीं, बल्कि किसी अनजाने डर की धड़कन थी। उसने बाहर निकलकर टॉर्च जलाई। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में गाढ़ा धुआं तैर रहा था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ उभरा। बस का आगे का हिस्सा, वही पुरानी टूटी खिड़कियां, वही नंबर DL 1P7423, वही टेढ़ी मेढ़ी सीटें। उसने वॉकी टॉकी उठाया। कंट्रोल, मुझे यहाँ एक पुरानी बस दिख रही है, शायद किसी हादसे की गाड़ी है। लेकिन जवाब आने से पहले ही रेडियो में सिर्फ आवाज आई, सवारियां पूरी हो चुकी हैं। इंस्पेक्टर का हाथ कांप गया। उसने गन निकाली और बस की तरफ बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। पहली पंक्ति में बैठी थी एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा जलने से काला पड़ चुका था। उसके बगल में एक बच्चा था, जिसकी आंखें खाली थीं। इंस्पेक्टर के कदमों की आहट पर सबके सिर उसकी तरफ मुड़े। उसने देखा कि उनकी पलकें हिल नहीं रहीं, लेकिन चेहरे उसके हिलने पर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। अचानक आखिरी सीट से किसी ने कहा, हम सब इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। अजय ने डर के मारे पीछे कदम खींचे, लेकिन बस का दरवाजा बंद हो गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर अब बस चलने लगी थी। इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ और बाहर का हाईवे धुंध में खो गया। वो चीखने लगा, कौन हो तुम लोग, मुझे जाने दो। तभी आखिरी सीट से रमा उठी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखें लाल थीं, जैसे खून से भरी हों। उसने कहा, तुम्हें याद है वो हादसा जब तुमने रिपोर्ट बंद कर दी थी, जब तुमने कहा था कि बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, जबकि तुम जानते थे कि ड्राइवर नशे में था। उस रात तुमने सच छिपाया था ताकि बस कंपनी के मालिक को सजा न हो। अब वही सच तुम्हारा रास्ता रोक चुका है। अजय ने पसीने में डूबते हुए कहा, मैं मजबूर था, ऊपर से दबाव था, मैं सिर्फ आदेश मान रहा था। रमा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके पैरों के नीचे की सीटें सड़ने लगीं। उसने कहा, हर झूठ का अपना एक रास्ता होता है और तुम्हारा रास्ता अब इस बस से शुरू होता है।
उसने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ा और उसी पल उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बस की गूंज में खो गई। कुछ सेकंड में उसकी पूरी देह राख में बदल गई और उसकी आत्मा उन्हीं यात्रियों में जा मिली जो अब तक इंतजार में थे। बस अब फिर से सड़क पर थी, लेकिन इस बार किसी दिशा में नहीं जा रही थी। वो हवा में तैर रही थी। नीचे शहर की लाइटें बुझ रही थीं और ऊपर आसमान में बादल गहराते जा रहे थे। हर खिड़की से एक चेहरा झांक रहा था, जो कभी इंसान था अब बस का हिस्सा बन चुका था। कहा जाता है कि उस रात हाईवे पर किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन दूर गांव में लोगों ने नीली रोशनी को आसमान में घूमते देखा था। सुबह जब सूरज निकला तो हाईवे के किनारे वही बस खड़ी थी, लेकिन अब वो राख में बदल चुकी थी। बस का नंबर मिट चुका था, सीटें गल गई थीं और शीशे टूट चुके थे। पुलिस को उस जगह बस एक डायरी मिली जिस पर धुएं में लिखा था, आखिरी सवारी पूरी हो गई। उस डायरी में कुछ पन्ने थे जिन पर रमा ने अपनी आखिरी बात लिखी थी, मैं अब मुक्त हूँ, लेकिन जो भी इस सड़क पर सच्चाई से भागेगा उसकी आत्मा इसी बस में सवार होगी। ये बस अब न्याय की है, बदले की नहीं। हर गुनाह अपने रास्ते से लौटेगा। उस दिन से हाईवे पर कभी कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि जब रात गहराती है तो कभी कभी दूर से बस की हल्की गूंज सुनाई देती है। कुछ कहते हैं वो हवा का भ्रम है, कुछ कहते हैं वो इंसान के अंदर के डर की आवाज है, लेकिन कुछ पुराने ड्राइवरों का कहना है कि वो बस अब भी चलती है, धीरे धीरे धुंध में, जहां सिर्फ सच्चाई वाले ही जीवित लौट पाते हैं। साल बीत गए और हाईवे पर नया निर्माण हुआ। सड़क चौड़ी हो गई, सिग्नल लग गए, कैमरे लग गए, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली। रात को जब कोई अकेला ड्राइवर वहां से गुजरता है तो कभी कभी उसे पीछे रियर व्यू मिरर में एक लाल साड़ी वाली औरत बैठी दिखाई देती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराती है। और अगर ड्राइवर उसे देख लेता है तो अगले दिन उसका ट्रक खाली मिलता है, इंजन बंद और शीशे पर धुएं से लिखा होता है, तुम्हारी मंजिल पूरी हुई। कहते हैं कि अब वो बस हर साल एक बार लौटती है, उसी रात को जब पहला हादसा हुआ था। कुछ आत्माएं अब भी अधूरी हैं और वो बस उन्हें लेने आती है, लेकिन फर्क बस इतना है कि अब वो मौत नहीं बांटती बल्कि न्याय देती है। जो निर्दोष मरा था उसकी आत्मा को